हेलो एवरीवन, आई एम सुगा। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं, तो यहाँ पर देखिए गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भूगोल के जो भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो गाइस, फर्स्ट पार्ट जो आपका था वो आपने देख लिया। अब ये है आपका सेकंड पार्ट, जो आपका बैरन मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखेंगे। तो आपके जो अतलग उत्तरीय प्रश्न थे वो आपने देख लिए। और गाइस, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, नहीं तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है ज्योग्राफी में। ओके, तो यहाँ पर देखिए जो आपका पहला प्रश्न है वो क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पढ़िए, दिया गया है कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन क्या है? मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप लिखोगे कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र इस प्रकार हैं। कौन कौन से, उनको देखते हैं। अगर आपने गाइस फर्स्ट वाला जो वीडियो है वो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ओके, तो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है आर्थिक भूगोल, एंड दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल, तीसरा है सामाजिक भूगोल, एंड चौथा है जनसंख्या भूगोल, पांचवा है ऐतिहासिक भूगोल, एंड छठा है राजनीतिक भूगोल। तो ये है आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, तो इसको आपको थोड़ा बड़ा करके याद करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इतना लिखने के बाद यहाँ पर आप फर्स्ट हेडिंग डालोगे आर्थिक भूगोल, फिर इसके बारे में आपको 4 लाइनें लिख देनी है। सेकेंड हेडिंग दोबारा से आप डालोगे सांस्कृतिक भूगोल, इसके बारे में लिखना है, एंड सामाजिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल और राजनीतिक भूगोल, इन सब के बारे में आपको 4 लाइनें लिख देनी है। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से इसकी डेफिनेशन और लिख देनी है। ओके, जब उनके बारे में आप लिख दोगे उसके बाद आपको ये लिखना है कि एल्सवर्थ हंटिंगटन के अनुसार, फिर आप लिखोगे कि भौगोलिक पर्यावरण तथा मानवीय क्रियाकलापों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन ही मानव भूगोल का विषय है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था कि मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। ठीक है, तो आपने इनके जो विषय क्षेत्र ये देखे हैं इनके बारे में भी आपको लिख देना है। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो क्या दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पर दिया गया है कि मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आप हेडिंग डालोगे मानव विकास के 4 प्रमुख घटक। इसके बाद आपको लिखना है कि मानव विकास के 4 घटक इस प्रकार हैं। ओके, पहले आपको इस तरह से एक लाइन लिख देनी है कि मानव विकास के 4 घटक इस प्रकार हैं। उसके बाद आप लिखोगे, देखिए उसके बाद आपको इस तरह से लिखना है क्षमता। देखिए फर्स्ट क्या यहाँ पर दिया गया है, देखिए फर्स्ट है क्षमता, एंड दूसरा है सतत पोषणीयता, एंड तीसरा है सशक्तिकरण, चौथा है उत्पादकता। ठीक है, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर देखिए आप लिखोगे कि उत्पादकता और आर्थिक विकास अन्य महत्वपूर्ण घटक हैं। विकास के लिए आर्थिक स्थिति का बेहतर होना आवश्यक है। ओके, इतना लिखने के बाद फिर आपको लिखना है कि उच्च आय और आर्थिक स्थित व्यक्ति को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अधिक संसाधनों की उपलब्धता प्रदान करती है। वातावरण, स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण भी विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है,
तो देखिए फर्स्ट यहाँ पर क्या था, समता। ठीक है, फर्स्ट प्रकार क्या था, समता। तो पहले आप हेडिंग डालोगी समता, इसके बारे में लिखोगी, सतत पोषणीयता इसके बारे में लिखोगी, सशक्तिकरण इसके बारे में आपको 2-4 लाइनें लिखनी है, एंड उत्पादकता इसके बारे में लिखोगी, फिर आपको ये लिखना है। ओके, इस तरह से आपको इस प्रश्न का आंसर लिखना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपका अगला प्रश्न है वो दिया गया है कि आदिकालीन निर्वाह कृषि पर एक टिप्पणी कीजिए। आदिकालीन निर्वाह कृषि पर एक टिप्पणी कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस तरह से हेडिंग डालनी है, आदिकालीन निर्वाह कृषि। हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि आदिकालीन निर्वाह कृषि इसे स्थानांतरणशील कृषि या कर्तन या दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है कि कृषि की इस पद्धति में वन भूमि के एक हिस्से से पेड़ और झाड़ियों को काटकर उसे साफ कर दिया जाता है। इस प्रकार से देखिए, इसके बाद आप लिखोगे कर दिया जाता है, उसके बाद आपको लिखना है इस प्रकार से कटी हुई वनस्पति को जला दिया जाता है और उससे प्राप्त हुई राख को मिट्टी में मिला दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन था वो क्या था कि आदिकालीन निर्वाह कृषि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह से आपको जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे। अब इसके बाद जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका चौथा प्रश्न है वो यहाँ पर दिया गया, और ये प्रश्न इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही ढंग से आप इस प्रश्न को तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका है कि नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नगरीय बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे नगरीय बस्तियों के प्रकार। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है कि नगरीय बस्तियों के प्रकार इस प्रकार हैं। ठीक है, इस तरह से आप एक लाइन लिखोगे। लाइन लिखने के बाद फिर आप लिखोगे कि विभिन्न युगों में उनके विकास के आधार पर भारतीय नगरों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन कौन से प्रकार हैं? प्राचीन नगर, मध्यकालीन नगर एंड आधुनिक नगर। ठीक है, इस तरह से आप लिखोगे। अब इसके आगे आपको लिखना है, अब देखिए उतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे कि ऐसी बस्तियों को नगर कहा जाता है। नगरों के अधिकांश निवासी द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुर्थ क्रियाकलापों में संलग्न रहते हैं। जनसंख्या की अधिकता, व्यावसायिक विविधता व प्रशासनिक कार्यों के आधार पर नगरों को वर्गीकृत किया जाता है। नगरों में जनसंख्या का घनत्व भी बहुत अधिक होता है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिख कर आओगे। ओके, अच्छे से समझ आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो भी आपके इम्पोर्टेंट हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपको दिए जाएंगे, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर आप देखोगे। ओके गाइस, अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हुए हो तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑल सब्जेक्ट के, वो आपको मिलेंगे इसी चैनल पर। तो गाइस, अगर सच में इस बार आपको 90+ स्कोर करना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। ओके, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है कि भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। कई बार क्वेश्चन आस्क किया गया है, आप मॉडल पेपर उठाकर देखना, उसमें भी आपको ये क्वेश्चन रखा मिल जाएगा। ओके, तो प्रश्न क्या है कि भारत के पेट्रोलियम संसाधनों का विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे भारत के पेट्रोलियम संसाधन। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि भारत में पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस यानी हाइड्रोकार्बन के कुल भंडार 17 अरब टन हैं, जिनमें से 75% अब तक स्थापित हो चुके हैं। ओके, पहले आपको इस तरह से एक लाइन लिख देनी है। क्या लिखोगे कि भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस यानी हाइड्रोकार्बन के कुल भंडार 17 अरब टन हैं, जिनमें से 75% अब तक स्थापित हो चुके हैं। ओके, इतना लिखने के बाद फिर यहाँ पर देखिए, इतना लिखने के बाद फिर आप लिखोगे कि भारत में तेल क्षेत्रों का वितरण। फर्स्ट हेडिंग आपको डाली है उत्तर। इसमें आप लिखोगे कि पूर्वी प्रदेश यह ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड के विशाल क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर, गालेकी और हुगरीजन हैं। ठीक है, तो उत्तर हेडिंग डालने के बाद आपको इस तरह से लिखना है। समझ आ गया? आप लिखोगे कि पूर्वी प्रदेश यह ऊपरी असम घाटी, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड के विशाल क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण उत्पादक डिगबोई, नहरकटिया, मोरान, रुद्रसागर, गालेकी और हुगरीजन हैं। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो सेकंड हेडिंग आपको डाली है गुजरात प्रदेश। गुजरात प्रदेश हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि इस प्रदेश के मुख्य उत्पादक अंगलेच, कालोन, नवगांव, कोसांबा, कटना, बरकौल, मेहसाना, सनंद, अलियावेट द्वीप में भी तेल मिलता है। ठीक है, इस तरह से आपको गुजरात प्रदेश हेडिंग डालने के बाद इस तरह से आपको लिख देना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर जो आपकी तीसरी हेडिंग है वो आपको क्या डाली है उसको देखिए। तो यहाँ पर देखिए तीसरी हेडिंग आप डालोगे मुंबई हाई। उसके बाद आपको लिखना है यह मुंबई तट के समीप मुंबई से 176 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम में स्थित है। यहाँ सन 1975 में तेल की खोज का कार्य आरंभ किया गया। ओके, इस तरह से आप लिखोगे मुंबई हाई हेडिंग डालने के बाद। इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वो आपको क्या डालनी है। तो यहाँ पर देखिए जो आपकी अगली हेडिंग है वो यहाँ पर आप डालोगे, नेक्स्ट हेडिंग डालोगे पूर्वी तट पर। पूर्वी तट पर हेडिंग डालने के बाद आप लिखोगे कि यह प्रदेश कृष्णा, गोदावरी और कावेरी की द्रोणियों में विस्तृत है। इसके बाद आपको लिखना है कि नारीमनम और कोबिल पल्लव कावेरी द्रोणी में के प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग आप डालोगे अन्य। फिर इसमें आपको लिखना है कि राजस्थान के जैसलमेर व बाड़मेर जिलों में भी तेल भंडार मिले हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी कीजिए। तो इस तरह से आपको इन प्रश्न के जो आपका क्वेश्चन था इसका आंसर आपको इस तरह से लिखकर आना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका नेक्स्ट प्रश्न है वो क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपका है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि प्रदूषण के प्रकारों की विवेचना कीजिए एवं मानव स्वास्थ्य पर उसके प्रभावों का भी वर्णन कीजिए। प्रदूषण के प्रकारों की विवेचना कीजिए एवं मानव स्वास्थ्य पर उसके प्रभावों का भी वर्णन कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर आप किस तरह से लिखोगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है प्रदूषण के प्रकार। प्रदूषण के प्रकार हेडिंग डालने के बाद फिर आप लिखोगे कि प्रदूषकों के परिवहित एवं विस्तृत होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है प्रदूषण के प्रकार। उसके बाद आप लिखोगे कि प्रदूषकों के परिवहित एवं विस्तृत होने के माध्यम के आधार पर प्रदूषण को निम्नलिखित प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। उसके बाद आप लिखोगे जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, इस तरह से। एंड इसके बाद यहाँ पर देखिए
इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है उसको देखिए। फिर आप लिखोगे कि प्रदूषित वायु के कारण सूर्य के प्रकाश की मात्रा में कमी आ जाती है, जिससे पौधों की प्रकाश संश्लेषण क्रिया प्रभावित होती है। इसके बाद आप लिखोगे कि वायु प्रदूषण से मानव का श्वसन तंत्र प्रभावित होता है और उसमें दमा, ब्रोंकाइटिस, सिरदर्द, फेफड़े का कैंसर, खांसी में जलन, गले का दर्द, निमोनिया, हृदय रोग, उल्टी और जुकाम आदि रोग हो सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का आंसर लिखोगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अतलग उत्तरीय प्रश्न में, उसको भी देख लीजिए। तो अगला प्रश्न आप ये तैयार कर लोगे कि भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन क्या है? भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। कई बार ये क्वेश्चन आज किया गया है, तो इसको भी आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, अब उसके बाद देखिए कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं जो आपको तैयार करने हैं। तो देखिए लॉन्ग आंसर में जो आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें पहला प्रश्न है कि जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संघटक का वर्णन कीजिए। जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संघटक का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले देखिए आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है, जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संघटक का वर्णन। ठीक है, हेडिंग डालने के बाद फिर आपको इस तरह से अब देखिए हेडिंग डालने के बाद जो ये आपका क्वेश्चन है इसका आंसर आपको इस तरह से लिख देना है। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच। तो गाइस कैसा लगा वीडियो? आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर सच में ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करें। ओके, वीडियो अच्छा लगा करें तो प्लीज टाइम इन द कमेंट बॉक्स। आप में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ओके, थैंक यू सो मच।